है। इस्लामाबाद जेडी वैंस जा रहे हैं जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बोला है कि आप जाएं इस्लामाबाद में और तेहरान के ऑफिशियल से आप वार्ता करें ताकि इस युद्ध को खत्म किया जा सके। यानी कि इस्लामाबाद इतना भरोसे का है डोनाल्ड ट्रंप का कि उनको भारत नहीं बल्कि इस्लामाबाद पसंद आया। खबर भी आ गई है कि जेडी वैंस जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये पुराना जो शहबाज शरीफ का ट्वीट था जो 24 मार्च का है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पाकिस्तान वेलकम्स एंड फुली सपोर्ट्स ongoing efforts to pursue dialogue to end the war in Middle East in the interest of peace and stability in the region and beyond, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एंडोर्स किया और उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया। अब आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ जेडी वैंस का। अच्छा ये देख लीजिए एक मिनट, ब्रिक्स न्यूज का है। सीएनएन के रिपोर्ट्स के हवाले से ये पता चल रहा है कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर के साथ बातचीत नहीं करेगा ईरान, बल्कि वो जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बातचीत करना प्रेफर करेगा। इसको सीएनएन ने रिपोर्ट किया है। अब आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूं कि जेडी वैंस की तैयारी भी हो चुकी है। ये देखिए गार्डियन की स्टोरी है। जेडी वैंस रोल टाउटेड एज पाकिस्तान अटेम्प्ट्स टू ब्रोकर यूएस ईरान पीस टॉक्स। अब आपको बताते हैं कि कल जयशंकर जब सर्वदलीय बैठक उन्होंने की थी तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है और हम वो दलाल डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा था कि भारत एक दलाल डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। तो एस जयशंकर चाहे जितना भी बोले कि वो दलाल डिप्लोमेसी नहीं करना चाहते, लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप का प्रेफरेंस इस्लामाबाद ही है और दलाल देश भारत नहीं है। ये एक जले हुए, भुने हुए, फूके हुए विदेश मंत्री की भाषा है जो जिसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, जिसने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, सब कुछ हाथ में था, नहीं किया, और अब जब जल बुन गए, जब ये पता चल गया कि इसे ईर्ष्या ही कहेंगे ना, इसे ईर्ष्या बोलेंगे, इसे जलन बोलेंगे, इसे जेलसी बोलेंगे कि जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे हैं। आज वो भी दिन हम देख सकते थे कि जेडी वैंस न्यू दिल्ली आते, लेकिन सारी लुटिया डुबो दी गई। जो ये दलाल डिप्लोमेसी की बात जो एस जयशंकर ने की थी, वो आज यही भाषा है जो जले हुए, भुने हुए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ये आउट ऑफ जेलसी वाली जो भाषा है वो उनकी हेल्पलेसनेस दिखाता है कि वो कुछ नहीं कर पाए। विश्व गुरु, कहाँ की विश्व गुरु? जब आप एक शांति वार्ता नहीं होस्ट कर पाए, आपने कोशिश ही नहीं की, तो क्या विश्व गुरु? आज के बाद तो मुझे लग रहा है कि विश्व गुरु अपने आप को बोलना ही बंद कर देना चाहिए। अब मैं देखती हूँ मोदी जी के मुंह से विश्व गुरु का शब्द सुनाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और जो लेजर आई वाले विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, वो यही अब कहते फिरेंगे कि देखिए पाकिस्तान तो दलाल डिप्लोमेसी करता है। आज भारत के लिए कितनी बेइज्जती का दिन है। देख के ही खराब लग रहा है कि जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे और हम नई दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान को दलाल देश बोल रहे हैं। जी, मेरे जहन में एक ही इंग्लिश शब्द आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन। देखिए ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी ही नहीं, इट्स ए कंप्लीट फेलियर। देखिए अमेरिका बार बार पिछले 12-13 महीने से जलील कर रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इंडिया का इमेज और गवर्नमेंट का इमेज मिट्टी में मिलाना। तो हम फिर भी जो है उम्मीद रखे बैठे हैं कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्त है, हेल्प करेगा। देखिए पाकिस्तान जो पहले टर्म में ट्रंप का था, उसमें भारत को भी अफगान टॉक्स में अलग थलग कर दिए थे और भारत कहीं नहीं था। तो वो भी फ्रस्ट्रेशन था। और अब सेकेंड टर्म में आउट एंड आउट हमारे दुश्मन के साथ अमेरिका मिला हुआ है। बट ऑल दैट हैज फेल्ड नाउ, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही उनको हेल्प कर रहा है डायरेक्टली पाकिस्तान को, और थ्रू IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, सऊदी अरेबिया, टर्की, you name any country. Now they are all looking to Islamabad and Asim Munir as the key partner. तो हमारा ये फेल्यूर नहीं तो क्या ये सक्सेस है। देखिए पूरे गुजराती जो है फाइनेंशियल मार्केट में दलाल का ही काम करते हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे रग रग में कॉमर्स और ट्रेड और भरा हुआ है, ये पूरे ट्रेडर जो है दलाल का ही काम करते हैं। तो ये दलाल जो है जयशंकर को पता नहीं इसका हिस्ट्री मालूम है या इसका एक्चुअल मीनिंग। तो ये जो है कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी डिप्लोमेसी हैज बीन अ कंप्लीट एब्जेक्ट फेलियर। देखिए जो मध्यस्थ बनने के लिए जो एक
काबिलियत होनी चाहिए थी, वो काबिलियत मोदी जी ने इस युद्ध के, इस जो ये लड़ाई चल रही है इसके शुरू होने के 48 आवर्स पहले ही उन्होंने खो दी थी वो काबिलियत। क्योंकि वो इस ब्रेकआउट हुआ जब इस लड़ाई का, तो उससे पहले वो 48 घंटे पहले वो एक हमलावर देश के यहाँ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो मोदी जी चाहे कितनी भी सफाई दें, सरकार कितनी भी सफाई दे, लेकिन कोई मानेगा नहीं कि मोदी जी को इस बात का नॉलेज नहीं था कि अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। तो वहां से आप पहले ही आप एक देश के हामी हो गए और दूसरे देश के विरोधी मान लिए गए। ईरान ने आपको विरोधी मान लिया, लेकिन क्योंकि आपकी पूरी एशियन टाइज है उस देश के साथ, सिविलाइजेशनल टाइज हैं, तो उन्होंने फिर भी एक शायद दरवाजा इंडिया के लिए खुला रखा था। दे वेटेड। लेकिन इंडिया जब उनका जो एक सुप्रीम लीडर था उसको मार दिया गया, शहादत बताते हैं जिसको कहा गया, वो उसके बाद हमने उसको कंडेमनेशन तो छोड़िए, हमने कॉन्डोलेंसेस भी भेजना मुनासिब नहीं समझा। बच्चे मारे गए इजराइल के अटैक में, 150 से ज्यादा लड़कियां बच्चियां मारी गई। उसके बाद उस पे भी हम चुप बैठे रहे, हम चुप लगाए बैठे रहे और हम कुछ बोले नहीं। लेकिन द मोमेंट ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज थे उनकी जो फैसिलिटीज थी, डिसैलिनेशन प्लांट और या कुछ मिलिट्री बेसिस पे उन्होंने हमला किया, तो मोदी जी ने इमीडिएटली एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने इमीडिएटली ट्वीट कर दिया, उसमें उसका कंडेमनेशन किया, भेजा, उनको मैसेज भी भेजा। तो जो एक उससे आपको साफ पता चल रहा है कि आप इजराइल की तरफ से जो हत्याएं हुई है या जो हमले में जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में तो आप चिंतित नहीं है, ना उनसे आपको कोई दर्द हुआ है। लेकिन अगर गल्फ कंट्रीज में या इजराइल के ऊपर कुछ आंच आती है तो आप उससे परेशान होते हैं। तो ऐसे देश को तो ये तो कॉमन सेंस की बात है नीलू, कि आप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अब जो रही बात जयशंकर साहब ने जो कहा, जयशंकर साहब एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं, उनकी तरफ से ये भाषा पता चलता है कि उनके मुंह में ये शब्द डाले गए हैं, या ये कहते हैं ना जैसी संगत में आप रहते हैं वैसे ही आपका तौर तरीका, आपका बिहेवियर बदल जाता है उसी हिसाब से। तो आप ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करने वालों की संगत में रहते हैं जिनको की सामने वाले के लिए बहुत गंदी, जैसे वो अपने देश के विपक्ष को ही देख लीजिए किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वहां पाकिस्तान तो उनका जानी दुश्मन से भी ज्यादा है, तो उसके लिए तो वो डेफिनेटली ये शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किए, उनको अगर कहा भी गया था वो अपनी थोड़ा अकल लगा के तो थोड़ा सा तो एक उसको थोड़ा मॉडरेट भाषा उनको इस्तेमाल करनी चाहिए थी। उन्होंने न केवल अपना स्टेचर गिराया है दुनिया की नजर में और देशवासियों की नजर में, उन्होंने पूरी दुनिया को लगा कि देश का विदेश मंत्री ये शब्द बोल रहा है। और विदेश मंत्री की जो भाषा है वो खाली जयशंकर की भाषा नहीं मानी जाएगी, वो इस भारत देश की भाषा मानी जाएगी। और भारत देश की भाषा तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी डिप्लोमेटिक चैनल्स में मीडिएशन करने वाले देश को दलाल शब्द की उपमा दी गई है। जो आपने कहा कि ही इज ग्रीन विद एनवी, वो इतनी मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है ये कि क्यों, शायद टर्की अगर मीडिएशन में होता हो तो शायद इतनी परेशानी ना होती। जिस पाकिस्तान को आप कहते हैं कि ये तो चिल्ली भर है और दिन भर आप कहते हैं गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, भाई हम लोगों को कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाइए अगर आलोचना करनी है भारत सरकार की, तो वो जिस शब्द को आप गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं वो मीडिएशन कर रहा है, तो वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप देखिए पाकिस्तान का वजह है बहुत सारी। नीलू जी आपने इस चीज को एक्नॉलेज किया और मैंने तो बार बार कहा है कि मैं इस युद्ध के बारे में मैंने आज से 12 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान मीडिएशन करेगा इसमें। उस टाइम तो बात हो गई थी, किसी ने पहचान में नहीं किया इसको। उसके कारण थे, नंबर एक तो उनकी सीमा लगती है, दूसरे शिया आबादी दोनों कंट्रीज के अंदर है। ईरान एक शिया कंट्री है और शिया मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। इसमें यहाँ कहना जरूरी है कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन है। कायदे में तो इंडिया का हक बनता था, बुलाया जाता कि भाई आप शिया पॉपुलेशन है आपकी और आप यहाँ से कोई मिनिस्टर ऐसा आदमी भेजिए, इंटरमीडिएरी जो वहां समझाए उनको, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। वहां से जो बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है उनके जो फील्ड मार्शल है, उनका बहुत अच्छा एक्सेस ये आपके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC में है। तो इस टाइम जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कमांडर की हत्या के बाद से वहां पे इन अ वे IRGC के हाथ में पूरी कमांड है, सत्ता है। 31 जो उन्होंने प्रोविंसेस में उन्होंने बांट दिया है।
तो जो वो व्यक्ति ज्यादा सुटेबल है इस नेगोशिएशन को करने के लिए कि जो डायरेक्ट इधर के पार्टी से भी बात करे और उधर IRGC को अपनी बात को सीधे सीधे पहुंचा दे। तो वो चीज है। और ईरान से उनका पुराना संबंध है। और देखिए, ईरान से तो हमारा संबंध तो एक्चुअली तो हमारी सीमाएं लगी हुई थी ईरान से। अनडिवाइडेड इंडिया को अगर देखें तो पाकिस्तान तो हमारा ही, हम ही थे ना, इंडिया ही था ना पाकिस्तान भी पहले। तो ईरान और पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई हैं। तो वो चीज हम भूल गए। आप अपना तो वो जिसको कहते हैं ना कि अपने बारे में तो आप स्वत्व को भूल गए आप कि हम कौन हैं, और आप बड़ी छिछली सी छोटे स्तर की राजनीति पे उतर आए। उसका नतीजा ये हुआ कि आप एक तो इतना इंपॉर्टेंट एक इवेंट दुनिया के उस पे चल रहा है कि जिसको कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, उसको जो रुकवाएगा वो इस दुनिया में बहुत सम्मान का पात्र बनेगा कि भाई इसने मीडिएशन करके इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रुकवा दिया है। आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बजाय कुछ बोलने के आप चुप भी रह सकते थे, बजाय अपना ये सम्मान गिराने के। इस पे एक सवाल मेरा जयशंकर साहब से भी और मोदी जी से भी है कि मोदी जी जब यूक्रेन की वॉर रुकवाने के चक्कर में इतने क्राइसिस में वहां 10 घंटे की ट्रेन जर्नी करके वो रशिया से यूक्रेन गए, वहां से 10 घंटे की जर्नी वापस करके आए रशिया और यूक्रेन के बीच में, और इवन झूठा एक ट्वीट भी चलवा दिया, एक मीम चलवा दिया, पापा ने वॉर रुकवा दी, तो और रुकी भी नहीं थी वॉर। तो मोदी जी वहां, आई एम सॉरी टू यूज जयशंकर वर्ड्स, मोदी जी वहां दलाली करने गए थे या मध्यस्थता करने गए थे युद्ध रुकवाने की? उस वक्त तो मध्यस्थता थी। मोदी जी करे तो मध्यस्थता, पाकिस्तान करे तो दलाली। तो ये बहुत बढ़िया है कि आप करें तो रासलीला और हो जाइएगा, क्योंकि तुरंत आपके लिए लाइव चैट में लोग लिखेंगे कि आप पाकिस्तान की तरफ से बोल रही हैं। जाएंगे, हम तो घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो है कैसा देश। मेरी तो बहुत दिली इच्छा है जाने की। अगर आप सचमुच विश्व गुरु थे, आप ये भी एक जवाब दे दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे जो स्ट्रेटेजिक ऑल वेदर फ्रेंड्स है रूस और ईरान, किसी भी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया, किसी भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। फिर आपको पाकिस्तान फील्ड मार्शल मुनीर, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है, उनको राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में होस्ट किया और उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अपॉइंटमेंट भी नहीं दी। फिर आपने अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ा IMF से लोन दिया, वर्ल्ड बैंक से लोन दिया, उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने अखंड भारत तो नहीं किया है, लेकिन भारत के टुकड़े जरूर चीन को बांट दिए हैं और पाकिस्तान को एक सर्वोच्चम देश साउथ एशिया में बना दिया है। अभी मीनू जी जो कह रही थी कि आसिम मुनीर के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं IRGC से, और वो चीज शायद इस समय डोनाल्ड ट्रंप को क्लिक कर रही है कि भाई हम आसिम मुनीर की मदद ले लें और ये बातचीत हो जाए। क्या आज ये हेफ्ट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, बट वो क्या हेफ्ट आज भारत के पास नहीं था, वो कैपेबिलिटी भारत में नहीं थी कि वो भी IRGC के साथ या फिर जो अभी जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं उनके साथ वो बातचीत करते, उनको समझाते, और ईरान क्या भारत की बात नहीं मानता? आज आसिम मुनीर को IRGC के साथ संबंध बनाए हैं अच्छे, और डोनाल्ड ट्रंप उन संबंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों अब ईरान आपकी बात सुनेगा? मतलब वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है ही नहीं। आप समझो, अगर ईरान कमजोर होता है, ये प्रॉब्लम यह है कि मोदी डॉक्ट्रिन के विदेश नीति में इस्लामोफोबिया, जो एंटी मुस्लिम हेट है, वो एम्बेडेड है, और इसके कारण वो ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो शांति करने के लिए इन्होंने किसको चुना? पहले दो देशों को चुना, तुर्की को और पाकिस्तान को। और ये तुर्की और पाकिस्तान कौन है? ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने ड्रोन दिया था, पाकिस्तान ने हम पर मारा था। तो ट्रंप सरकार आप करके आए हो, ट्रंप सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो आप ही को नहीं पूछ रहे। तो विश्व गुरु को तो, इनको जो ये विश्व गुरु का जो भाजपा को शौक लगा हुआ है, तो इनको तो पंच बनने का बड़ा शौक पहले से रहा है। रशिया यूक्रेन वार रुकवा दी थी। परसों भी ट्रंप से बात करने के बाद जो इन्होंने ट्वीट किया था, उसमें भी इन्होंने कहा था कि शांति के लिए विश्व गुरु प्रयास करेगा। ऊपर से ईरान के राष्ट्रपति ने तो आपको पंच बनने का न्योता दे दिया था। जब उसने आपको फोन पर कहा था कि आप ब्रिक्स के अध्यक्ष के नाते आगे आइए, तो आपको तो पंच बनने का आपका रिकॉर्ड भी है, आपकी पंच बनने की इच्छा भी थी, और ईरान ने आपको न्योता भी दे दिया था। फिर मौका आप क्यों चूक गए? अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब ईरान ने पाकिस्तान को पंच मान लिया है, तो आपके अंगूर खट्टे हो गए हैं, क्योंकि आपने नहीं चखे, आपको वो अंगूर नहीं मिले, इसलिए आपको खट्टे हैं। अब आप अगर किसी शांति वार्ता को दलाली कह रहे हैं, तो
तो मतलब आप तो ट्रंप और ईरान दोनों को एजेंटों को अपॉइंट करने वाला बता रहे हैं। तो जब इतनी आपको खीज है, जब आप किसी को दलाल कहते हैं, जब भारत किसी को दलाल कहता है, तो क्यों नहीं ईरान और ट्रंप साहब को टैग करके ट्वीट में उनको कहिए कि आप दोनों ने शांति के लिए कैसे दलाल को रख लिया है साहब, कहिए ना, उनको डांटिए ना भाई, विश्व गुरु आप हैं, आपको तो डांटना चाहिए ट्रंप को और ईरान को कि कैसे दलाल को तुम लोगों ने विश्व ये कर लिया है, शांति वार्ता के लिए कर लिया है। वो तो हिम्मत नहीं है इनको। तो मुझे ये लगता है कि समस्या बस इतनी सी साधारण सी है कि अनपढ़ राजा ने ना मुंशी प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है। किसी को भी अगर पंच बनना होता है ना, तो सबसे पहले उसको बिगाड़ का डर नहीं होना होता है। बिगाड़ का डर अगर आपको है तो आप पंच परमेश्वर के पात्र नहीं बन सकते। देखिए, कोई रोक नहीं सकता, ना भारत ना कोई पाकिस्तान को ये मीटिंग होने से, और अमेरिका पूरी प्रयास कर रहा है, क्योंकि जैसा आपने बताया IRGC जो है अब पूरी ईरान की पावर स्ट्रक्चर में इन्फिल्ट्रेट है, कंट्रोल है, और उन्हीं का दबदबा है, और प्रेसिडेंट पेजेस्कियान वो आइसोलेट हो गए हैं जो बातचीत के हक में थे और वगैरह। तो अब मुस्तफा खामने और अली लारिजानी की जगह जो आए हैं ब्रिगेडियर, वो भी IRGC के हैं, और IRGC का दबदबा इस जंग में इतना बढ़ गया है कि पैसिफिस्ट जो बताते थे कि अमेरिका से बात होना, तो वो साइडलाइन हो गए। पाकिस्तान के जो व्यूअर्स शायद आपका प्रोग्राम कुछ देख रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि यू आर वेलकम इन पाकिस्तान। देखिए, मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती हूँ, मैं तो देखना चाहती हूँ। और मैं देखना क्यों चाहती हूँ, क्यूरियोसिटी मेरी पहले से भी थी कि जो मुल्क हमसे टूट के बिछड़ा है वो है कैसा, एक्चुअली है कैसा। और मेरी क्यूरियोसिटी ये जो इंटरनेट के जरिए, जो ये यूट्यूब और इनके जरिए इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं बहुत सारे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स और इनका सबका यूट्यूब देखती हूँ, तो लगता है कि ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, इनके कस्टम्स, इनकी बातचीत, इवन वो बात बात में हिंदुस्तानी फिल्मों का रेफरेंस देते हैं, उनके डायलॉग्स बता के अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो वो हिंदुस्तानी फिल्मों का आसरा, वो अपनी बात को, वो अपनी ऑडियंस को समझा रहे होते हैं। लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह बोल रहे हैं, हमारी तरह खा रहे हैं, हमारी तरह सब बात, सब कुछ तो हमारी जैसा है, खाली इनका नाम भी अलग नहीं है, इवन नाम भी हमारे हैं जो उनके नाम है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कैसा देश है वो कि जो सब कुछ हमारा एक जैसा और उसके बाद भी दुश्मन है हमारा। तो ये मेरी एक क्यूरियोसिटी है, मैं उसको जानना चाहती हूँ। बताया जाता है कि कराची जो है वो बंबई जैसा है और लाहौर जो है वो दिल्ली जैसा है। तो ये चीजें मुझे लगता है कैसे है, क्यों है, क्या क्या करते हैं वो लोग, और क्या उनके क्या नेताओं ने ये दुश्मनी बनाई हुई है, या आम आवाम जो है वहां की वो भी उसी तरीके से जहर घुला हुआ है उनके अंदर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग दिन रात हिंदुस्तान की बात करते हैं अपने यूट्यूब प्रोग्राम्स में, जो पाकिस्तान के, इवन मैंने पत्रकारों को भी सुना है, पाकिस्तानी पत्रकारों को भी, वो इंडिया की बार बार उनकी जबान के ऊपर बात आती है, और जो बाकी के हैं इन्फ्लुएंसर्स वो तो है ही। तो उसमें लगता है कि जानना चाहिए, इसमें कोई क्राइम नहीं है। अगर इतनी ही दुश्मनियां होती कि एक बार जुड़ने के लिए जुड़ भी सकते हैं। ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी क्या यूनिफिकेशन हो नहीं गया? कितने 50 सालों के से भी ज्यादा टाइम के बाद वो लोग यूनिफाई हो गए, एक देश बन गया। ऐसा कुछ नहीं है, यू नेवर नो कि हिस्ट्री कब क्या मोड़ ले ले।